हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सीएमईडी का चैप्टर नंबर 7 से 10 तक 1 क्वेश्चन लाया हूँ। यानी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आखिरी चैप्टर है वहाँ तक, लास्ट चैप्टर तक हम सारी चीज़ों को जो है आज कवर कर देंगे। और इसके बाद हमारी वीडियो जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आएंगी और आज से सीएमईडी की वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निरीक्षण तथा गुणवत्ता के नियंत्रण के उद्देश्य है। यानी निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन, गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी। यानी कि क्वालिटी और जो है इंस्पेक्शन हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं, तो ये हमारे जो करने क्या उद्देश्य है, तो क्या पर्पस है। तो हमारा इसका देखिए पहला पर्पस है कि कार्य के दोष का पता लगाकर दूर करना। यानी कोई भी कमी हो तो उसको मतलब खत्म कर देना, कमी को है जो उसका पता लगाना और उसे जो है सही करना। और कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी कि गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को बनाए रखना और उसमें जो है सुधार करना। संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल को बढ़ा देना, यानी कि उसकी लाइफ टाइम को जो है इंक्रीज कर देना। और अगला है कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन मटेरियल वगैरह है, मशीनें, उनका पूरी तरह से अच्छे से उपयोग करना। अगला है कि निरीक्षण कार्य के आधार हैं, यानी कि जो इंस्पेक्शन कार्य है, वर्क है, उसकी जो क्या बेस है। तो पहला आएगा नियंत्रण चार्ट व सूचना, यानी कि कंट्रोल, जो कंट्रोल चार्ट हुआ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सांख्यिकी गण आंकड़े होने चाहिए और निरीक्षण विधि यानी कि इंस्पेक्शन मेथड होने चाहिए। अगला है कि निरीक्षण के सिद्धांत हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि निरीक्षण के सिद्धांत है। तो देखिए निरीक्षण के क्या क्या सिद्धांत है। पहली चीज आती है प्रक्रिया, फिर दूसरे उसके बाद आता है निरीक्षण स्तर, फिर विस्तार, निर्धारित समय, योजनाबद्ध क्रम, अभिलेख, परिणाम। ये सारे जो है इसके निरीक्षण के सिद्धांत है। सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिविल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बनाए रखने के लिए किन किन मदों यानी आइटमों का निरीक्षण करना यानी इंस्पेक्शन करना आवश्यक होता है। तो पहली चीज होती है सामग्री का, औजार का, मशीन का और निर्माण प्रक्रिया। इन चारों चीज़ों का जो है परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है। निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना, जाँच करना आवश्यक होता है। पाँचवा क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी मीटर ऊंचाई तक दीवारें उठानी चाहिए। तो जो दीवार की हमारी मैक्सिमम उठानी चाहिए वो 1.5 से 2 मीटर तक ही एक दिन में चिनाई कार्य जो है दीवारों का करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि कंक्रीट की तराई कितने दिनों तक करनी चाहिए। तो कंक्रीट की तराई 7 से 10 दिन और गर्म मौसम में जो है 14 से 21 दिन तक करनी चाहिए। अगला, यदि किसी स्थान पर विस्फोटन कार्य हो रहा है तो वहाँ के यातायात को कितनी दूरी पर रोक देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कहीं भी विस्फोटन का काम चल रहा है तो वहाँ पे कितनी दूरी तक लोग नहीं होने चाहिए। तो न्यूनतम वहाँ से जो है 400 मीटर तक की दूरी तक कोई भी लोग नहीं होने चाहिए। और बांस के सीढ़ी की सामान्यतः लंबाई होती है। तो बांस की जो सीढ़ियाँ प्रयोग की जाती हैं तो उसकी जो सामान्यतः लंबाई रखी जाती है वो 6 से 10 मीटर तक रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि सीढ़ी की ढाल यानी पिच मैक्सिमम होती है। तो ये मैक्सिमम 75 डिग्री तक होती है। यानी कि ऐसे जो हमारी ये ढाल है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे मैक्सिमम जो ढाल है 75 डिग्री से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 75 डिग्री से। अगला है कि दुर्घटनाओं के प्रति सहज मतलब सावधान रहने तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाने चाहिए। तो उसके लिए हमें सुरक्षा अभियान चलाने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम है। पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं हिंदी में। और अगला है कि मेस का पूरा नाम यानी MES। तो मेस का पूरा नाम होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसे हम लोग कहते हैं सैनिक इंजीनियरिंग सेवाएं। अगला है क्वेश्चन कि सरकारी भवनों, आवासों, सड़कों तथा पुलियों का निर्माण एवं अनुरक्षण करने वाला विभाग है। तो ये विभाग कहलाता है हमारा PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। अगला है कि सैनिकों के लिए निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य करने वाला विभाग है। तो देखिए जो सैनिकों के लिए निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य करता है वो मेस करता है, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, खरंजों, स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि का निर्माण कार्य देखने वाला विभाग है। यानी कि इन सब चीज़ों का निर्माण कौन कराता है। तो ये हमारा कराता है कि रूरल इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट, यानी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग जो होता है वो हमारे गांव में खरंजे हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो है, इन सारी चीज़ों को जो है लगवाता है, निर्माण करवाता है। यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटअप ऑफ PWD। तो देखिए PWD में कैसे सेटअप होते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर होता है मुख्य चीफ इंजीनियर, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य अभियंता। एक स्टेट में जो है एक ही जो है एक चीफ इंजीनियर होता है। इसी के पास जो है सारी मतलब करने मतलब प्रशासनिक जितना भी पावर होती है इसी के पास होती हैं।
यही हमारे जो बजट को जो है पास करवाता है, और मतलब सारी चीज़ों को जो है देख रेख इसी को होता है, और अंतिम हस्ताक्षर तो होता है इसी का होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का जो अंतिम हस्ताक्षर होता है किसी भी मतलब मान्य होने के लिए, तो अंतिम हस्ताक्षर यानी कि अंतिम सिग्नेचर इसी का लिया जाता है, लास्ट सिग्नेचर इसी का होता है, चीफ इंजीनियर का। ये सबसे हेड होता है, किसी भी प्रदेश का एक ही जो है चीफ इंजीनियर होता है। उसके बाद होता है अधीक्षण अभियंता, जिसे कहते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ये जो वृत्त यानी सर्किल, कहने का मतलब है कि पूरा स्टेट है, तो स्टेट को जब कई भागों में बांट देंगे तो उसे हम बोलते हैं सर्किल, यानी कि वृत्त बोला जाता है। तो उस वृत्त का जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है वृत्त के लिए। और फिर उसके बाद आते हैं अधिशासी अभियंता, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं वो डिवीजन, यानी कि जब सर्कल है उस सर्कल को हम कई भागों में बांट देंगे तो हमारा डिवीजन यानी खंड कहलाएगा। उसके लिए होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगला है कि सहायक अभियंता, यानी जिसे कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जिसे हम लोग बोलते हैं एईओ, सब डिवीजन के लिए। डिवीजन को भी कई भागों में बांट देंगे तो सब डिवीजन हो जाएगा। और सबसे अंतिम में हमारा आता है जूनियर इंजीनियर, जिसे हम लोग कहते हैं अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर, जेई। ये जो है सेक्शन के, यानी कि जब हम सब डिवीजन को भी कई भागों में बांट देते हैं तो हमारा उस सेक्शन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां हमारा है अभियंता विभाग की सभी वृत्तों, यानी वृत्तों मतलब सर्किलों पर जो है प्रशासनिक नियंत्रण। देखिए उसमें होता तो है हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, लेकिन होता क्या है कि जो उसका प्रशासनिक जो है प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो हमेशा होता है चीफ इंजीनियर का। ऑफिसर ऑफ साइट मौके का अधिकारी का होता है, यानी कि मौके के जो ऑफिसर ऑफ साइट होता है वो जे, यानी कि जूनियर इंजीनियर अवर अभियंता होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोक निर्माण विभाग में खंड कार्यालय कार्यालय यानी जो लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी है, उसमें जो खंड कार्यालय मतलब कि जो डिवीजन ऑफिस है उस किसके अधीन होता है, वो होता है अधिशासी अभियंता, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके अधीन जो होता है हमारा जो है खंड कार्यालय, डिवीजन कार्यालय और डिवीजन ऑफिस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि लोक निर्माण विभाग खंड कार्यालय की शाखाएं होती हैं, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी डी की खंड कार्यालय यानी डिविजनल ऑफिस है उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। तो देखिए उसकी जो है पहली शाखा होती है पत्र व्यवहार शाखा, जिसे हम लोग कहते हैं कोरिस्पोंडेंस ब्रांच, और दूसरा होता है लेखा शाखा जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटेंट्स ब्रांच, और तीसरा होता है ड्राइंग शाखा जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग ब्रांच, और चौथा हमारा होता है और लास्ट होता है राजस्व शाखा जिसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू ब्रांच। ये सारी शाखाएं जो हैं डिविजनल, यानी कि कहने का मतलब है डिविजनल ऑफिस की सारी शाखाएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि वेतन प्राप्ति के समय कर्मचारी को एक प्रपत्र पर रसीद टिकट लगाकर हस्ताक्षर करने होते हैं, यह प्रपत्र कहलाता है। तो यह प्रपत्र जिस पे हम लोग का हस्ताक्षर वगैरह होता है जो पेमेंट लेते हैं तो हमारा कहलाता है वेतन चिट्ठा, जिसे या फिर एक्यूटेंस रोल, जिसे हम लोग एक्यूटेंस रोल जो होता है इसी पे हमारा जो है सिग्नेचर वगैरह लगते हैं कि हमारी जो है पेमेंट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पर है कि सरकारी खातों में आय आय व्यय यानी कि पैसे आने और जाने जो खर्च होने का जो लेखा जोखा करने के लिए कितनी प्रणाली लेखा प्रणाली यानी अकाउंट सिस्टम बनाए गए हैं। तो देखिए इसके लिए तीन जो है लेखा प्रणाली बनाई गई है। पहली है सिविल लेखा प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं सिविल अकाउंट सिस्टम। दूसरा होता है वन विभाग लेखा प्रणाली जिसे कहते हैं कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकाउंट सिस्टम। और तीसरा होता है लोक निर्माण विभाग जिसे हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अकाउंट सिस्टम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्व अनुमानित यानी पहले से अनुमानित आय तथा व्यय यानी आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे का लेखा यानी अकाउंट कहलाता है। वो अकाउंट हमारा कहलाता है बजट। तो क्वेश्चन नंबर 24वां हमारा है कि एक सरकारी वित्तीय वर्ष लिया जाता है। जो सरकारी वित्तीय वर्ष लिया जाता है वो 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक का जो समय होता है वही हमारा एक जो है सरकारी वित्तीय वर्ष लिया जाता है। सभी प्रकार के सरकारी धन का लेन देन डैश के द्वारा किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कोषागार या कि जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेजरी के द्वारा जो हमारा सभी प्रकार के सरकारी धन का लेन देन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि केंद्रीय सरकार के लेखा जोखा यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका लेखा संबंधी मतलब गवर्नमेंटेड जो लेखा संबंधी यानी अकाउंट के रिलेटेड जो भी विभाग का अध्यक्ष यानी जो अकाउंट के रिलेटेड जो अकाउंट रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उसका अध्यक्ष होता है। तो उसका अध्यक्ष होता है लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंप्ट्रोलर
कंपट रोलर एंड ऑडिट जनरल। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन कि राज्य के सभी विभागों के यानी कि जो राज्य के जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लेखे यानी उनके अकाउंट पर नियंत्रण होता है, तो उनके अकाउंट पर नियंत्रण जिसका कंट्रोल होता है वो होता है महालेखाकार, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटेंट जनरल। क्वेश्चन नंबर 28वां है कि जो व्यक्ति लगन व साहस के साथ श्रम करके कोई नया उद्योग धंधा चलाता है कहलाता है, तो हमारा कहलाता है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि किसी किसी श्रम साहस व जोखिम भरे धंधे व्यवसाय अथवा व्यापार को कहते हैं उस व्यापार, तो ऐसे व्यापार को हम लोग उद्यम यानी इंटरप्राइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उद्यम के लिए यानी कि उद्यम मतलब इंटरप्रेन्योर के लिए मतलब इंटरप्राइज के लिए उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर का लगाव अथवा संबंध कहलाता है। कहने का अर्थ है कि मतलब जो उद्योग है और उद्योग को करने वाला, इन दोनों के यानी इसके जो उद्योग होता है उद्योग के प्रति जो मतलब उद्योग को करने वाला यानी किसी व्यापार के प्रति जो व्यापारी का जो लगाव होता है उसे हम लोग कहते हैं उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जो हमारा कोई भी व्यापारी है तो उसका जो व्यापार के प्रति जो लगाव होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 31वां है कि एंटरप्रेन्योरशिप विकास के क्या क्या लाभ है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर हमारा जो डेवलपमेंट होता है तो इसके क्या क्या लाभ है, तो पहला हमारा लाभ यहाँ देखिए है कि व्यक्तिगत लाभ जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल बेनिफिट होगा, फिर समाज को लाभ यानी कि बेनिफिट और सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, और देश को लाभ यानी कि बेनिफिट और टू कंट्री यानी कंट्री को भी जो है लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां कि किसी उद्यम यानी इंटरप्राइज को स्थापित करने के लिए कौन धन उधार देता है, तो जो कोई भी जो पैसे लगाते हैं वो होते हैं पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट पैसे उधार देते हैं और उसके बाद जो है ब्याज सहित वापस ले लेते हैं। है कि उद्यमी यानी इंटरप्राइज उद्यमियों यानी कि इंटरप्रेन्योर्स को जो है वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड किया। तो जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको देखिए पहला क्लासिफिकेशन जो होता है, पहला होता है शिक्षा के अनुसार यानी कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है। दूसरा है कि शिक्षा की प्रकृति के अनुसार यानी कि जो पढ़ाई किया है टेक्निकल पढ़ाई किया है नॉन टेक्निकल पढ़ाई किया है। तीसरा होता है कि क्षेत्र के आकार के आधार पर यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहरी क्षेत्र है। जाति वर्ग के अनुसार यानी SC ST में है, OBC में या जनरल में आता है। विकलांगता के अनुसार यानी कि विकलांग है अथवा नहीं विकलांग है, और रोजगार के अनुसार यानी कि जो है उसके पास रोजगार है या नहीं है पहले से कोई। उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योर के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें यानी क्या क्या शर्तें हैं एक इंटरप्रेन्योर के लिए, तो देखिए उद्योग का जो पहला इसका होगा जो उद्योग का क्षेत्र है वो पिछड़ापन यानी वो पिछड़े क्षेत्र में है होना चाहिए, और उद्योग की नवीनता यानी उससे वो कोई नया उद्योग करे ऐसा कि जो उद्योग वहाँ पे पहले से ना हो। और अगली चीज़ है कि उद्यमी का नवीन प्रवेश यानी कि जो उद्यमी इंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो नए नए में जो है धंधे में प्रवेश करना चाहिए यानी कि व्यापार में नए नए में प्रवेश कर रहा हो। एक उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर के गुण होने चाहिए, तो देखिए वो पहला गुण होना चाहिए कि वो साहसी साहसी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, इनोवेट ओरेटर होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, वो कभी भी चीज़ों को जो है पॉजिटिव ले, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, जो भी हमारे इंटरप्रेन्योर होना चाहिए सारे जो है इंटरप्रेन्योर के गुण होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 36वां है कि फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर यानी कि जो इंटरप्रेन्योर है उसके क्या क्या प्रकार है, तो पहला है परिकल्पना संबंधी कार्य यानी जितने भी परिकल्पना संबंधी कार्य होते हैं इंटरप्रेन्योर को ही करने पड़ते हैं। निर्णय संबंधी कार्य निर्णय भी इंटरप्रेन्योर को ही लेना पड़ता है। और तीसरा होता है प्रबंधन संबंधी कार्य यानी कि सारे जो जिम्मेदारी और प्रबंधित जितना भी व्यवस्थाएं करनी है वो भी जो है इंटरप्रेन्योर ही करता है। और वितरण संबंधी कार्य यानी वितरण संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो भी एक इंटरप्रेन्योर को ही करना होता है। तो ये सारे जो चारों हैं ये इसके इंटरप्रेन्योर के जो है फंक्शन है।
क्वेश्चन नंबर 37वां हमारा है कि एक उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए उसके सामने पहली समस्या होती है कि उद्योग के लिए उपयुक्त चयन स्थल का चयन करना, यानी कहाँ उद्योग को लगाए, धंधे को स्थापित करे, और मशीनों यंत्रों का क्रय, यानी कि उद्यमी कोई बड़ा व्यापारी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो होता नहीं कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हो कि वो मशीनों को क्रय कर सके, तो ये भी उसके लिए एक परेशानी का विषय बन जाता है। और होता है कि कच्चे माल का उचित मूल्य पर न मिलना, यानी कि आप जब नए नए में करेंगे कार्य को तो आपको उस चीज़ों का सही रेट नहीं पता होगा और चीज़ें जो है आपको सही रेट पे नहीं मिलती, और समय एवं पूंजी का न मिल पाना, यानी कि समय पर उसके पास पूंजी भी नहीं हो, मतलब कम पैसे हो जाएंगे, पैसे घट जाएंगे। और तैयार माल को बाजार में बेचना, यानी बाजार में बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके सारे सामने एक परेशानी होती है जब नए नए में कोई भी जो है अपना कार्य शुरू करता है। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, कहा है कि उद्यमिता परीक्षण यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है। तो ये देखिए 2 प्रकार से होती है। पहली होती है कि उद पहली देखिए हमारी यहाँ पे होगी उद्यमिता विकास परीक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो ईडीटी होता है, और ईडीटी होता है। और दूसरा होता है उद्यमिता अभिप्रेरण परीक्षण, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ट्रेनिंग, यानी देखिए उसमें क्या है कि आप डेवलपमेंट में, यानी कैसे आप जो है अपना व्यवसाय, पहले में क्या दिखाता है कि पहले में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे अपना जो है व्यवसाय खोलेंगे, यानी कि कैसे आप एक व्यापार को जो है शुरू करेंगे। और दूसरा होता है कि यदि आपको घाटा हो रहा है या दिक्कतें हो रही हैं तो उसके लिए जो है मोटिवेट किया जाता है आपको, क्या मतलब आप इस चीज़ों को है इस तरीके से करिए था, आपको बेहतर बनाने के लिए जो है ये सारे किए जाते हैं प्रयास। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो, वो वीडियो जो है हमारी जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की होगी। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जो पसंद आ रही होगी। थैंक यू।